तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हम वायु प्रदूषण ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण का भाग 3। और आज हम विशेषकर स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है, यानी वायुमंडल का वो भाग जो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल से ऊपर है और लगभग 50 किलोमीटर तक जो पाया जाता है। यानी ये समझो कि 15 किलोमीटर से लगा के 50 किलोमीटर का जो भाग है हमारे वायुमंडल का, समुद्र तल से, और यू में से इन वेरी कॉमन सेंस कि पृथ्वी से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जो वायुमंडलीय भाग है, यानी जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, हम उसमें मौजूद करीब 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो रेंज है, यानी ये केवल भाग जिसमें बहुत ज़्यादा ओजोन गैस पाई जाती है। जहाँ पर ओजोन गैस कह लो या ज़्यादा ओजोन गैस, यानी वहाँ ओजोन की एक लेयर होती है। मैंने पहले ही बताया कि इसका मतलब नहीं कि वहाँ केवल ओजोन ही ओजोन भरा हुआ है। अगर वहाँ 1 लाख पार्टिकल गैस के और वाटर वेपर के यानी आइस क्रिस्टल्स अगर हैं, तो उनमें से केवल एक ही पार्ट यानी एक ही कण आपको ओजोन लेयर ओजोन का पार्टिकल है। 1,000 लाख अगर लाखों अगर और पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से एक ही ओजोन का पार्टिकल है, यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल है ऐसा। तो आप समझ रहे हैं कि देखा जाए तो ये संख्या बहुत कम है, लेकिन ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैक्सिमम डेंसिटी है वहाँ पर, तो उसका नाम ही रख दिया गया है ओजोन लेयर, ठीक। तो हम आज ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे कि ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। वैसे आप लोगों को पता ही है कि ओजोन जो परत है ऊपर, इतनी हाइट पर लगभग, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस, इनको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें इसलिए कि जो दृश्य प्रकाश होता है, यानी जो विजिबल लाइट होती है, वो ऐसे होती है ना, विबग्योर, उसमें 7 कलर होते हैं, जो मेन बैंड होती कलर की। ये अगर विजिबल लाइट है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश जिससे हमारा ये संसार जगमगाता है, सूर्य के प्रकाश का वो भाग जिससे ये संसार हमारा जगमगाता है, यानी दृश्य प्रकाश जिसको हम अपनी आंखों से फील करते हैं, ठीक है। तो उसके 7 बैंड होते हैं, बैंगनी, वायलेट, इंडस यानी आसमानी नीला, ब्लू गहरा नीला, ग्रीन हरा रंग, येलो पीला रंग, और ओ मीन्स ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग, और ये आर मीन्स लाल, रेड। तो दृश्य प्रकाश के 7 बैंड हैं, इन्हीं से ये बैंड जो कलर हैं, इनके अंदर अनगिनत रंग हैं, और वही रंग इस धरती को रंग बिरंगा करते हैं। जब धरती पर वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का ये हिस्सा जो केवल कहलाता है विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश बहुत, जो सोलर स्पेक्ट्रम है वो बहुत विशाल है, उसमें बहुत छोटा जो पार्ट है वो दृश्य प्रकाश है, और वो जो दृश्य प्रकाश होता है उसी से हम दुनिया देखते हैं। तो ये जो विजिबल लाइट है ये कुछ ऐसी होती है, और लाइट जो है वो वेव में, अगर आप समझो वेव यानी मतलब तरंग में, तो सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ यानी तरंगों की लेंथ होती है वो लाल की होती है, और सबसे कम बैंगनी की होती है दृश्य प्रकाश में। बैंगनी से भी अगर आप और कम वेवलेंथ की ओर जाओ तो प्रकाश का तो एक दूसरा प्रकाश शुरू हो जाता है। बैंगनी से छोटी तरंग दैर्ध्य यानी कि तरंग की लंबाई वाला अगर आप प्रकाश देखो तो एक दूसरा प्रकाश शुरू होता है जिसको बोलते हैं यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी। उनका नाम ही इसलिए पराबैंगनी है, बैंगनी के आगे, ठीक है। तो पराबैंगनी ये हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये जो प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी तरंग की लंबाई जितनी कम होती है उस प्रकाश की किरण की एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो यहां से देखो तो लाल रंग की जो किरण सूर्य से आती है उसकी एनर्जी लेस होती है, और वायलेट यानी बैंगनी जो किरण आती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य यानी तरंग की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। एक्चुअली प्रकाश की जो एनर्जी है उसको इस रूप में लिखा जाता है hc/λ, जहां पर जो h है उसकी वैल्यू तुम्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। h होता है प्लैंक कांस्टेंट, अगर आप में से किसी ने कभी पढ़ा हो प्लांक नियतांक भी बोलते हैं या प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये है प्लैंक कांस्टेंट, ये फिक्स होता है। c जो है वो लाइट की वेलोसिटी है यानी प्रकाश की स्पीड है, और वो भी फिक्स होती है। और तो ये दोनों फिक्स हैं। तो और ये जो लेमडा है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, यानी हिंदी में बोलते हैं मतलब तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। तो एक चीज यहां से देखो, जब ये सब कांस्टेंट है तो यानी E डिपेंड कर रहा है केवल लेमडा पर, और E कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा है। ये तो निश्चित है कि E लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है यानी इनवर्स है। यानी अगर लेमडा यानी वेव लेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो यहां पर देखो वेव लेंथ जो है वो इस दिशा की ओर घटती जा रही है यानी लो होती जा रही है। सबसे ज्यादा वेव लेंथ अगर देखी जाए केवल दृश्य प्रकाश की बात करें, केवल विजिबल लाइट की बात करें तो यानी इतने तक केवल, तो लाल रंग की जो वेव लेंथ है वो ज्यादा है ब्लू रंग के, इधर जो घटती जा रही है। तो वायलेट कलर से वेव लेंथ ज्यादा है, यानी वायलेट कलर की जो एनर्जी होगी प्रकाश की वो लाल रंग के प्रकाश की किरण से ज्यादा एनर्जी होगी। जो वायलेट रंग की जो सूर्य से जो आएगी किरण उसकी एनर्जी लाल रंग के जो किरण सूर्य से जो आएगी उससे एनर्जी वायलेट कलर की ज्यादा। और अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश है उसकी तो और छोटी वेवलेंथ है, वायलेट से भी छोटी वेवलेंथ है अल्ट्रा वायलेट की। तो यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरण जो होती है उसकी एनर्जी वायलेट से भी ज्यादा होती है। तो अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी वायलेट कलर यानी बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम पराबैंगनी यानी बैंगनी कलर से भी ज्यादा एनर्जी वाला प्रकाश। ऐसे समझो, पराबैंगनी यानी बैंगनी वाले के पास में
के पार जो एनर्जी रखता है प्रकाश, उसकी बात हो रही है। तो इसलिए इसका नाम पराबैंगनी पड़ा, अल्ट्रा वायलेट इसका ऐसे नेम है। तो अल्ट्रा वायलेट किरण की एनर्जी ज़्यादा है वायलेट किरण से, तो यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, इनमें इतनी शक्ति होती है कि आप देखते ही हो, जो घर में आप लोग इस्तेमाल करते हो प्यूरीफायर्स, आरओ वगैरह, उसमें अल्ट्रा वायलेट यूवी ट्यूब लगी रहती है, यूवी लाइट ट्यूब। उसमें कहते हैं यूवी लाइट जला दो तो कीटाणु मर जाएंगे। यानी अल्ट्रा वायलेट में इतनी शक्ति है कि अगर वो छोटे छोटे जीव जंतुओं पर पड़ेगी तो वो मर जाएंगे। तो अब ये संसार जो हमारा है, ये छोटे छोटे जीवों के बिना तो चल नहीं सकता, क्योंकि यही छोटे छोटे जीव हमारी मिट्टी को उर्वर मतलब को पावरफुल बनाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बैक्टीरिया, फंगस, ये जो होते हैं ना, यही अगर ये ना हो तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी को न्यूट्रिशन, उसका रिसाइकलिंग और सड़ी चीज़ों को सड़ाना, उसको वापस मिट्टी बनाना, ठीक है, ये सब यही छोटे छोटे जीव ही करते हैं। अगर ये ना हो तो इस संसार में कोई नहीं बचेगा। तो अल्ट्रा वायलेट किरण जो है, अगर वो इतनी पावरफुल है कि वो छोटे छोटे जीवों को मार सकती है, तो इसका मतलब है कि वो इस संसार को खत्म कर देगी। अल्ट्रा वायलेट रेज इस संसार को खत्म कर देगी। जब छोटे छोटे जीव ही नहीं बचेंगे तो रिसाइकलिंग नहीं होगी, सॉइल की, वाटर की, हर चीज़ की। कोई भी चीज़ सड़ती है और सड़ने के बाद इस मिट्टी में और एनवायरनमेंट में घुल जाती है, तो उन्हीं छोटे छोटे जीवों का योगदान है जो संसार में पाए जाते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब बोलते हैं। बहुत यूजफुल हैं ये लोग, हम इन्हीं की बदौलत हम लोग जिंदा हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो हानि उनसे जितनी कम होती है, लाभ तो ये है कि हम उन्हीं की बदौलत जिंदा ही हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर इतनी खतरनाक है तो इसको धरती पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि इन्हीं अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाव करने के लिए प्रकृति ने ओजोन की एक परत बना रखी है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ से 22-25 किलोमीटर की रेंज में एक परत। वो हानिकारक ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यानी शक्तिशाली एनर्जी वाली ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं, इनको वो धरती पर पहुंचने नहीं देती है, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज कितनी खतरनाक हैं, तो ऐसे समझो कि उनका मनुष्य पर क्या असर होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज का असर पहले देख लेते हैं मनुष्यों पर। अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत पावरफुल हैं, ये तो आप समझ ही गए हो। यूवी लाइट घर में अगर आपने प्यूरीफायर इस्तेमाल किया होगा तो आप समझ ही गए हो कि उनमें इतनी पावर होती है कि ये जो दृश्य प्रकाश जो है जिससे कि हमारा संसार चल रहा है, इस दृश्य प्रकाश में तो जो वायरस जिंदा रहते हैं वो यूवी लाइट में मर जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस सब। तो बहुत खतरनाक है, यानी बहुत पावरफुल है। अब ये जब मनुष्य के ऊपर अगर मान लो गिरे सीधा, जैसे ऊपर ओजोन लेयर ना हो, और ये जब हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारी आँखों को पहले खराब कर देगा, ये हमारी रेटिना को खराब कर देगा और मोतियाबिंदु कैटरैक्ट्स पैदा कर देगा। हम लोग मतलब मैक्सिमम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे। दूसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खराब कर देता है, को वीक कर देता है, यानी हम बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और बहुत गंभीर बीमार पड़ जाएंगे। ये वैसी बीमारियों के लिए मददगार है जो स्किन से होती हैं या स्किन पर होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स यानी खसरा हुआ,
मलेरिया को बढ़ने में योगदान करेगा, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, और वो डायरेक्ट इस स्किन को बर्न कर देगा हमारे, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल होती हैं, तो वो हमारी स्किन को बर्न करेगा, मतलब सभी लोगों की स्किन खराब हो जाएगी। स्किन कैंसर का मतलब लास्ट में स्किन कैंसर ही बनना है। तो इतना खतरनाक यूवी रेडिएशन है हमारे मनुष्यों के ऊपर कि आप कल्पना कर सकते हो कि कितना डेंजर है। दूसरा, ये हमारे इन्वायरमेंट के छोटे छोटे जीव जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों और बैक्टीरिया, जैसा कि हमने भी बताया, फंजी, प्रोटोजोआज जो भी हैं इम्पॉर्टेंट, इन सबको ख़त्म कर देगा। तीसरा, ये जो हमारी जो समुद्री दुनिया है, ये तो हुई थल की बात। थल में चलो अच्छा पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उन पर क्या असर करेगा, फिर समुद्री जीवों की बात करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, मतलब उनकी जो पत्तियां होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्या करते हैं कि सूर्य की प्रकाश में प्रकृति में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी पोटेशियम, इन सबको लेते हैं और भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये पत्तियों के द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है। और पत्ती जो है वो तनों से बहुत नाजुक जॉइंट से जुड़ी होती हैं। ये जो यूवी लाइट है यानी पराबैंगनी किरणें हैं, ये जब पत्तियों पर पड़ेंगी और उनके तनों पर पड़ती हैं, जहाँ पत्ती जुड़ी रहती है वहाँ पड़ती हैं, तो ये उनके पूरे सिस्टम को खराब कर देती हैं। पावरफुल होती है ना, ब्रेक कर देती हैं, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम को ब्रेक कर देती हैं। तो ना रहेगा फोटोसिंथेसिस, जब रहेगा ही नहीं, पत्तियां कर ही नहीं पाएंगी, तो भोजन बनना बंद हो जाएगा, पत्तियां सूख जाएंगी और गिर पड़ेंगी, पेड़ मर जाएंगे। क्योंकि पेड़ों को भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से ही मिलता है और उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई ऑक्सीजन को हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद को जिंदा रखते हैं। तो ये सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, यानी वन खत्म। 3 आते हैं समुद्रों में। तो समुद्रों में बहुत ढेर सारे जीव जंतु सब पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज के, और वहाँ कोरल रीफ्स होती हैं जो कि बहुत नाजुक इकोसिस्टम है, और समुद्री घास के मैदान होते हैं पानी से कुछ नीचे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये सब तो हम जानते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि समुद्र का सबसे मेन चीज, समुद्र में सारे जीव जंतुओं के लिए सबसे मेन चीज है वहां पर पाया जाने वाला जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स। ये पूरे जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन पूरे मैरीन सिस्टम यानी पूरे महासागरीय सिस्टम के लिए बेसिक हैं। मतलब बेसिक मतलब अगर ये ना हो तो भोजन की खाद्य श्रृंखला ही नहीं होगी। इन्हीं के द्वारा पोषण पहुंचता है मछलियों को, कोरल रीफ्स को, हर सबको, और फिर धीरे धीरे उनसे खाद्य श्रृंखला यानी बड़े जीवों को भोजन पहुंचता है। तो ये इतनी पावरफुल है अल्ट्रा वायलेट रेस, इनको तुरंत मार देंगी। इनको मार देंगी तो यानी भोजन खत्म। बड़े बड़े जीवों पर भी यूवी लाइट का असर होगा, वो भी बीमार पड़ेंगे, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो महासागर के जीव मर जाएंगे। और आप तो समझ ही रहे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा, दुनिया
विनाश की ओर पहुंच जाएगी। और बची खुची कसर जो है वो ये भी है कि यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि बहुत पावरफुल होती है, उनमें बहुत एनर्जी होती है, तो अगर वो बिना किसी रोक टोक के समुद्र में पड़े यानी पूरी धरती पर पड़े तो ये इतनी एनर्जी है कि पूरी धरती को ये हॉट करने लगेंगी, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जो भी हो। इनमें पावर बहुत है ना, तो जैसे ही वो जिस जगह पड़ेंगी वहाँ बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर देंगी। तो समुद्र से इवेपोरेशन रेट यानी समुद्र से भाप जो बनती है, नॉर्मल में जो बनती है तो बादल जो बरसते हैं, बारिश बनती है, जब बहुत तेजी से जब ये अगर किरणें पड़ने लगे समुद्र पर तो इतनी ज़्यादा मात्रा में भाप बनेगी, इतने ज़्यादा बादल बनेंगे कि लगातार बारिश, बाढ़, साइक्लोन्स ये सब पैदा हो जाएंगे। ग्लेशियर पर पड़ेंगी किरणें लगातार तो उनको पिघला देंगी। मतलब एक छोटा बहुत हीट करंट समझो उनको, तो इसका मतलब है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यूवी लाइट के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और उनमें इस संसार को खत्म करने की इतनी ज़्यादा ताकत है कि इसीलिए हो सकता है ईश्वर ने या प्रकृति ने, जिसको भी आप मानते हैं, ओजोन लेयर का निर्माण करके इस धरती के ऊपर दिया ताकि हम लोग बचे। ओजोन लेयर में क्या हुआ कि इतना इंटरेस्ट आया लोगों को, क्योंकि जिंदा सबको रहना है, जिंदा तो सबको रहना है, कौन चाहेगा कि ये धरती खत्म हो जाए। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी, क्योंकि ये देखा गया था कि ओजोन लेयर में बड़ा भारी गड्ढा हो गया। यानी अंटार्कटिका के पास, यानी जो जो पोलर एरिया होते हैं, जो बहुत ठंडे एरिया होते हैं, वहाँ पर ओजोन खत्म होने की सबसे ज़्यादा चांस रहती है उसके एरिया के ऊपर। तो ओजोन लेयर में होल हो गया था बहुत बड़े साइज का, यानी ओजोन गायब हो गई थी। तो 1985 में पता चला कि अरे ओजोन तो लगभग ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे उस एरिया में और जीव जंतुओं का विनाश शुरू हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने जब ये देखा कि इसके इतने खतरनाक इफेक्ट हैं तो सबने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन कर दिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी एक ये संधि है, इसके बारे में बताते हैं। 1992 में इस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन कर दिया गया कि सब लोग ओजोन को बचाने का प्रयास करें। और यकीन मानिए अभी तक इतनी शिद्दत से किसी भी पर्यावरण संधि पर साइन नहीं हुआ जितनी शिद्दत से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुआ। उसका ये रीज़न था कि भाई ओजोन ना अमेरिका देखेगी, ना भारत, ना चीन, ना जापान, वो सब पर एक तरह का मतलब मेहरबान है। और यूवी लाइट भी बिना भेदभाव के कि कौन देश पावरफुल है, कौन देश कम पावरफुल है, उसको इससे मतलब नहीं है, वो सबको तबाह करेगी। तो इसीलिए सबने सोचा चलो इस पर साइन कर दो। असल में ओजोन को ख़त्म करने वाले जो पदार्थ हैं जिनका यूज हम करते हैं, जिनका यूज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उनको ख़त्म करने के कि भाई अब इन पदार्थों का यूज नहीं किया जाएगा, इन मटेरियल का यूज, इन केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा, उनको ख़त्म करने के लिए इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया गया था। और सब बड़ी खुशी खुशी साइन कर दिए थे। उनको लगा पहले जिंदा रहें फिर बाद में देखते हैं, एक दूसरे को देख लेंगे, पहले वो काम करते हैं जिससे हम लोग बचे हैं। चलो फिर हम आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ओजोन के हानिकारक प्रभावों को पढ़ लिए, स्टडी कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ओजोन के बारे में आगे आते हैं, उसको हम सोचते हैं मिटा देते हैं।
ओजोन कुछ ऐसा बना होता है, ओजोन का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में, वो होता है O3। O3 O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन का जो स्थायी रूप होता है वो होता है O2। ये ऑक्सीजन है जो स्थायी होती है, जिनका हम सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओजोन बहुत अस्थायी है, अनस्टेबल है, और ये अगर डायरेक्ट हमारे एक्सपोजर में आ जाए, यानी अगर हम इसको सूंघ लें, इसको सांस के थ्रू अंदर कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर है, ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर है, ये बहुत रिएक्टिव है। देखो ये जो फार्मूला होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आपस में जो जुड़े होते हैं, ये जो ओजोन होती है बहुत अनस्टेबल होती है, यानी बहुत अस्थायी होती है, और इसका मन होता है कि ये स्थायी ऑक्सीजन में बदल जाए, मतलब ये अनस्टेबल है, कंस्ट्रेंट है, और ये खुद ही बदलना चाहती है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में बदल जाती है, और एक ऑक्सीजन यानी फ्री ऑक्सीजन का एटम छोड़ देती है। तो ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाता है, और अगर इसीलिए ये जब ओजोन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम हमारे शरीर को चाहिए O2, O नहीं, ऑक्सीजन का अणु चाहिए O2, यानी 2 परमाणु मिलके जो बनाते हैं वो, O नहीं, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। अगर ये इतना रिएक्टिव है कि जब शरीर में जाएगा तो शरीर को तबाह कर देगा, अंदर ये लंग्स वंग्स सब पर इन्फेक्शन डाल देगा। इसीलिए पृथ्वी के सतह पर ओजोन नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर ही रहे। ओजोन हमेशा ओजोन लेयर में ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं। बस वो हम यूवी लाइट को रोकने के लिए भगवान ने बना के दी है, बस वहीं पर रहे। वो ऐसे वो डायरेक्ट एक्सपोजर में हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो ओजोन है, ये जो पाई जाती है ओजोन लेयर में, मतलब हमारे यहाँ से 20-22 किलोमीटर के ऊपर, ये ओजोन सूर्य के प्रकाश में और बाकी जो वहाँ पर अणु हैं उनके कॉम्बिनेशन में ये टूटती भी है और बनती भी है, यानी इनका बैलेंस चलता रहता है। ओजोन ऑक्सीजन में और फ्री ऑक्सीजन एटम में टूट भी जाती है और बन भी जाती है, यानी इसमें एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और ये क्रिया ऊपर होती है, वही ओजोन लेयर में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, तो अब बताते हैं प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें गड्ढा कैसे कर दिया ओजोन में, तो देखो आई थिंक ये सब हम मिटा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके पूरा देख सकते हैं। देखो हम लोग जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते गए, यानी उद्योगों को बढ़ावा देते गए, तो डिफरेंट टाइप के केमिकल भी हम लोग बनाते गए अपनी सुविधा के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल है HFC, HCFC और हाइलॉन्स। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और हाइलेंस में क्या होता है,
कि ब्रोमो फ्लोरो कार्बन से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होती है, क्लोरीन का फार्मूला Cl होता है, और हाइलेंस जो होते हैं उनमें ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन का फार्मूला Br होता है। इनका यूज इंडस्ट्री में क्यों होने लगा? बहुत से कारणों से। सबसे पहले कि ये हार्मलेस है, मतलब इनके अगर एक्सपोजर में आ भी जाओ तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा, ये स्थायी बहुत है, मतलब स्टेबल है, हार्मलेस हैं, डायरेक्ट टच में आने पर जहरीले नहीं हैं, और एक्सीलेंट फायर रेजिस्टेंस है, यानी अग्निरोधक। इन गुणों के कारण ना इसको फायर फाइटिंग में बहुत यूज हुआ, जहां पर फायर फाइटिंग वगैरह है वहां बहुत यूज हुआ। परफ्यूम्स, एरोसॉल्स, ये सब बनाने में इनका खूब यूज हुआ। फोम बनाने के लिए फोम्स, इनका यूज हुआ। गद्दे, मैट्रेस जो है ना, ये जो फोम वाले मैट्रेस, इनको बनाने में इनका यूज हुआ, जिनका यूज फोम मैट्रेस जो लोग करते हैं। डिस्पोजल ग्लास, ये जो डिस्पोजल जो आइटम्स हैं जो लगता है फोम जैसे हैं, और लोगों ने इनका बहुत जम के यूज किया। तो इन गुणों के कारण ना, मतलब HFC और हाइलेंस, इन सबका खूब यूज हुआ। जो ये हैलोन्स हैं जिनमें ब्रोमीन होती है क्लोरीन की जगह पर, ये तो और डेंजर होते हैं, ये तो ओजोन से ज्यादा तेज रिएक्शन करते हैं। होता क्या है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर आप इसका केवल एग्जांपल लो तो इसका जो क्लोरीन एटम होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसका जो ब्रोमीन एटम है ये खतरनाक होता है। होता क्या है कि ये जब पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं तो ये फिर वायुमंडल में एयर के थ्रू ऊपर तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? जहां पर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर के पास यूवी लाइट क्या है कि ओजोन लेयर के तो पार आ नहीं पा रही है, तो वो यूवी लाइट क्या करती है, पहले जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं ओजोन के पास, तो ओजोन के पास यूवी लाइट का उनको कांटेक्ट मिल जाता है। ऐसे तो ओजोन लेयर के पास से यूवी लाइट अंदर आ नहीं पा रही है सस्ट को खत्म करने के लिए। तो ये जब पहुंचते हैं ऊपर, यही पदार्थ जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, ये जब पहुंचते हैं तो यूवी लाइट क्या करती है कि हाइलेंस और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो कार्बन और ब्रोमीन है ना, उनको तोड़ के अलग कर देती है। उनके केमिकल बॉन्डिंग से क्लोरीन और ब्रोमीन इन सबको तोड़ के अलग कर देती है। पहले तो वो ये काम करती है यूवी लाइट। अब क्या हुआ कि ब्रोमीन और क्लोरीन ये अगर देखे जाएं तो ये अलग हो गए। अब ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। हाइलोजन समूह के ये जो क्लोरीन और जो ये ब्रोमीन है, ये हाइलोजन कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिया करते हैं, तेज क्रिया करते हैं। तो ये जो फ्री जो एटम है ये ओजोन से रिएक्शन कर लेते हैं, वहाँ पर जो मौजूद ओजोन है उससे रिएक्शन कर लेते हैं और उससे ऑक्सीजन फ्री हो जाती है और ब्रोमीन ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। यानी ब्रोमीन और क्लोरीन ओजोन से एक एक ऑक्सीजन एटम चुरा लेते हैं और बंधन बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो बॉन्डिंग है, यानी ओजोन से ऑक्सीजन एक एटम छीनने की इनमें जो शक्ति है, तो वो कोल्ड
टेम्परेचर के यानी कोल्ड माहौल के साथ और तेज होता है। जो आइस पार्टिकल्स बन जाते हैं वातावरण में पानी के, उनसे ये रिएक्शन और तेज हो जाती है। इसीलिए ओजोन में जो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है ओजोन लेयर में, यानी जो ओजोन होल हुआ था अभी वो रिकवर हो रहा है। लोगों ने बुद्धि दिखाई, सभी देशों ने सहमति दी, तो वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के अपर लेवल पर। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका के पास टेम्परेचर बहुत ठंडा है और वहाँ पर ब्रोमीन ऑक्सीजन ओजोन को आसानी से तोड़ रही थी और तोड़ देगी, और क्लोरीन भी। हालांकि हाइलेंस का यूज कम ही होता है, सबसे ज़्यादा यूज सीएफसी का होता है। तो अब क्या हुआ कि भाई बची केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूवी लाइट को रोक नहीं पाती है। ऑक्सीजन जो है वो यूवी लाइट को रोकने की पावर नहीं रखती है। अब यूवी लाइट ने अपना काम कर लिया। पहले यूवी लाइट ही ये क्रिया कराती है। पहले यूवी लाइट ये क्रिया कराती है। यूवी लाइट क्लोरीन और ब्रोमीन को पहले सीएफसी और हाइलेंस से तोड़ देती है। अब वो जाकर ओजोन को तोड़ देते हैं, वही क्लोरीन और ब्रोमीन, और ओजोन को टूट के ऑक्सीजन बना देते हैं। तो क्या होता है, पहले भी टूटती थी ओजोन, लेकिन जब ब्रोमीन और क्लोरीन वहां नहीं होती है तो ओजोन ऑक्सीजन में टूट जाती है, लेकिन वापस ओजोन बन जाती है, यानी वहां एक बैलेंस रहता है ओजोन का। लेकिन ये क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है कि वापस ओजोन नहीं बनने देते। अब यूवी लाइट को बढ़िया मौका मिल जाता है और वो अंदर प्रवेश कर जाती है ओजोन लेयर के अंदर, यानी धरती की ओर आ जाती है, और यहाँ पर वो अपने असर दिखाती है, निगेटिव असर, डेंजर असर। तो ये पदार्थ बहुत खतरनाक थे। तो ये हुआ कि चलो इनकी जगह पर एक पदार्थ इस्तेमाल करो, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर हाइड्रोजन है, और ये जो पदार्थ होता है ये ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इनका बड़ा तगड़ा होता है। ये भी बात खतरे वाली है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं, यानी ये वातावरण में मौजूद टेम्परेचर को 1000 गुना बढ़ाते हैं। जो काम एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु करता है, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु करते हैं, वो इसका सिर्फ एक अणु कर देता है। उतनी क्षमता होती है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की। तो भाई अगर हमने ओजोन को बचाने के लिए उसका यूज करना शुरू किया तो हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने लगे। तो हाल में ही क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1992 में साइन हुई थी, यानी ये संधि वर्ल्ड लेवल पर साइन हुई थी कि हमें CFC और हाइलेंस इनका यूज नहीं करना है, हमें अपनी ओजोन परत की मतलब की रक्षा करनी है, खुद को जिंदा रखना है। सबने साइन कर दिए, लेकिन बोला गया कि चलो HFC का यूज अलाउड है, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज अलाउड है। तो भाई सब लोग मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करने लगे। ओजोन लेयर में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बाद में जब स्टडी हुआ, भाई साइंस इज इम्पॉर्टेंट। साइंस की स्टडी से, साइंस का बेसिक साइंस क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिक साइंस, जिस देश में बेसिक साइंस में डेवलपमेंट होता है वो देश हमेशा डेवलप्ड ही बनता है। आपकी एक छोटी सी खोज कितना असर डालती है, ये आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टडी हुई और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर, जिसका पहले अलाउ कर दिया गया था कि हाँ ठीक है आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करो, CFC और हाइलेंस इस्तेमाल मत करो, इनसे खतरा होता है ओजोन लेयर को। सबने बोला ठीक है।
लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो देखा गया कि रिसर्च हुई, देखा गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को तो बचाते हैं लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को 1000 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो भाई ये भी खतरे की घंटी हो गई, पता चल गया, तो खतरे की घंटी पता चल गई। फिर क्या हुआ कि अभी हाल में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें CFC बैन थी, हाइलेंस बैन थे, उसमें HFC को भी जोड़ दिया गया, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी इसमें जोड़ दिया गया। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी जोड़ दिया गया कि नहीं नहीं भाई इसको भी उसमें शामिल करो। अब इसका भी यूज नहीं करेंगे, अब कुछ और केमिकल्स बनाएंगे जो कि दोनों को बचाएं। CFC, HFC, हाइलेंस, इन सब का यूज, विशेषकर CFC और HFC का यूज, हाइलेंस नहीं, CFC, HFC का यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है, H लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनका यूज रेफ्रिजरेंट यानी कूलिंग सिस्टम के लिए भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा, AC वगैरह के, और भी जहाँ पर कूलिंग ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छे कूलिंग एजेंट हैं, ये बहुत अच्छे कूलिंग एजेंट हैं, तो इसमें भी यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। धीरे धीरे इसको फेज आउट किया जा रहा है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, उनका यूज खत्म कर दिया जाए। तो अब क्या है कि अब नई डायमेंशन में रिसर्च चल रही है कि अब ऐसे पदार्थ बनाए जाएं, यानी ऐसे मटेरियल बनाए जाएं, रेफ्रिजरेंट मटेरियल, जो कि ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों से हमारी रक्षा करें। समझ में आया? तो ओजोन की रक्षा करना हम सबका परम धर्म है, ओजोन लेयर की रक्षा करना, और ओजोन को किसी तरह मतलब हमारे वायुमंडल के निचले स्तर में नहीं होना चाहिए। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें कि हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ पर ओजोन नहीं होना चाहिए। ओजोन इज वेरी रिएक्टिव, वेरी डेंजरस, ठीक है, क्योंकि वो सीधा अगर हम ओजोन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो ओजोन यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए, ओजोन ऊपर होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ओजोन का नॉलेज हुआ, और ये ओजोन किस प्रकार हानिकारक है और किस प्रकार लाभदायक है, ये सब आपको ज्ञान हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने जो भी बताया सब इम्पोर्टेंट है, और अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आगे हम लोग वायु प्रदूषण में ही आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में, और उसमें हम नए चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।